गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो सेशन में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन की बात, आज हम लोग कुछ तरह के एडजेक्टिव्स को लेकर चलेंगे जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ तथा एट का प्रयोग हो। पिछले वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ टू के यूजेस को देखा था। तो आज इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करें। देखिए, आपको पिछले वीडियो में एक बात बताया गया था कि कुछ इस प्रकार के वर्ड हैं एडजेक्टिव के तौर पर जो किसी के बिहेवियर को दिखलाते हैं, किसी के बर्ताव को दिखलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर ले, नाइस, पोलाइट, काइंड, जैसे हम लोग एडजेक्टिव के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो 1 में ऐसी बात बताया गया था, ठीक है ना, कि काइंड, पोलाइट और नाइस जैसे एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही एडजेक्टिव एक खास तरह के स्ट्रक्चर में अगर प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, एक खास तरह के स्ट्रक्चर के साथ ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। मतलब कि ये जो एडजेक्टिव हैं ये टू तो लेते ही हैं, ये अपने साथ साथ ऑफ भी लेते हैं। लेकिन ये ऑफ हर जगह नहीं लेते हैं। टू तो सामान्य तौर पर ये टू का अपने साथ यूज लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अपने साथ ऑफ हर जगह नहीं लेते हैं। एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अगर इन एडजेक्टिव्स को रखा जाए तो हम उनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को देखा जाए, अगर इस तरह के अगर एडजेक्टिव को अगर इस तरह के स्ट्रक्चर से बनाया जाए, इट, इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर में बी, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव, इसके बाद आएगा ऑफ, इसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, इसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन, और इसके बाद आएगा इंफिनिटिव। देखिए, इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस भी वन। इंफिनिटिव का हम अर्थ क्या समझेंगे, टू प्लस भी वन। देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर में अगर हम इन जैसे एडजेक्टिव्स को रखते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स को रखते हैं, तो इनके साथ टू का प्रयोग ना हो करके ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन उसका बनावट ऐसा होना चाहिए। फिर से एक बार बनावट को समझा जाए, इट, बी का मतलब यहाँ बी से नहीं होगा, बी का हम रूप लिखेंगे तो बी का रूप पहले भी बताया जा चुका है कि बी के 5 रूप होते हैं, एम, इज, आर, ठीक है ना, और वाज, वर, ये आपके बी के रूप हैं, ठीक है ना, वाज, वर। तो बी के साथ हम यहाँ पर बी का रूप लिखेंगे, ठीक है ना, बी के जगह पर बी का रूप लिखेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो हम इसका यूज करेंगे, और पास्ट की बात होगी तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह के एडजेक्टिव्स के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस तरह के एडजेक्टिव्स में कौन कौन ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं। ये कुछ निश्चित ही एडजेक्टिव्स यहाँ पर हम रख सकते हैं, हर प्रकार के एडजेक्टिव्स को यहाँ नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। कुछ खास प्रकार के एडजेक्टिव्स होंगे जो कि हमारे बिहेवियर, रिएक्शन जैसे चीजों को बताते हैं, ठीक है ना। हर प्रकार के एडजेक्टिव्स यहाँ नहीं रखे जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स इस पैटर्न पर काम करेगा। तो वो एडजेक्टिव्स है काइंड, पोलाइट, ठीक है ना, आपके पास फिर हमारे पास है नाइस, गुड, जेनरस, ठीक है, जेनरस। इसके बाद हम आते हैं केयरलेस, सिल्ली, स्टूपिड, ब्रेव। देखिए, ये कॉमन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, जिनके साथ हम और एक ले लेते हैं रॉन्ग, और हम एक ले लेते हैं रॉन्ग। देखिए, आमतौर पर इनके साथ अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस लगते हैं। जैसे कि रॉन्ग के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। अगर रॉन्ग से अगर सेंटेंस अगर हम डील करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। आप ये समझते हैं कि इनके साथ हम प्रीपोजिशन जो है वो हम टू का प्रयोग करते हैं। गुड के साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे एडजेक्टिव्स को अगर हम इस ढांचे पर बनाते हैं तो इनके साथ लगने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा। मतलब हम ये समझते हैं कि काइंड, पोलाइट, नाइस के साथ टू भी लगता है, इनके साथ ऑफ भी लगता है। लेकिन ऑफ लगने की शर्त क्या होनी चाहिए कि वो एडजेक्टिव इस तरह के स्ट्रक्चर में यूज होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है
चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ये कह रहा है क्या व्यक्ति कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया। ये व्यक्ति किसी के ऊपर पैसा खर्च किया है, बाद में अपने अपने आप को कोस रहा है, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया। अब मूर्ख के लिए हम दो तरह का वर्ड हमारे इसमें है, एक है हमारे पास सिल्ली और एक हमारे पास स्टूपिड है। हम दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके हम इस स्ट्रक्चर से ना हम वाक्य बनाना चाहते हैं। ये वाक्य और भी तरीकों से बन सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वाक्य को हम इस स्ट्रक्चर से डील करें। तो फिर हम कैसे करेंगे, चलिए इट, चलिए वाक्य किससे शुरू है, इट से शुरू है। चलिए इट, चलिए अब ये चूंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि पास्ट टेंस की, मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, तो चलिए पास्ट टेंस की बात है, ठीक है ना। ये पैसा खर्च करने वाली पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। तो इट वाज, पास्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट वाज। चलिए अब हम आते हैं, अब एडजेक्टिव लेते हैं। एडजेक्टिव में क्या इस्तेमाल किया गया, सिल्ली और स्टूपिड। इट वाज सिल्ली, चलिए हमने सिल्ली का यूज किया, इट वाज सिल्ली। चलिए अब यहां पर ऑफ ले लेते हैं, ऑफ। मैंने क्या, अंग्रेजी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ऑफ के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का कौन सा केस इस्तेमाल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए ये एक बेसिक चीज है। तो चलिए कैसे मैं लिखूंगा, इट वाज सिल्ली ऑफ मी, आई नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा, ठीक है ना। चलिए कि मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, कैसे इसको लिखा जाएगा, इट वाज सिल्ली ऑफ मी टू स्पेंड। अब इन्फिनेटिव चाहिए, मतलब कि 2+V1 रूप चाहिए, ठीक है ना। कैसे लिखा जाएगा, इट वाज सिल्ली ऑफ मी टू स्पेंड मनी ऑन हिम, टू स्पेंड मनी ऑन हिम। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से परीक्षा में कई तरह के आपको सवाल मिल जाएंगे। हम लोग तो घर से पढ़कर निकलेंगे, सिल्ली ये प्रीपोजिशन लेता है, नाइस ये लेता है, पोलाइट ये लेता है, लेकिन अगर इस तरह के बनावट में अगर पूछ देगा तो इनके साथ प्रीपोजिशन लगने वाला प्रीपोजिशन ऑफ होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना। किसी को कहना है कि कितना अच्छा है कि आपने मेरी मदद की, ठीक है ना, कितना ये बात अच्छा है कि आपने मेरी मदद की। इसी चीज को हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए हम इसको इस तरह से डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, चलिए इट इज काइंड, काइंड की जगह पर हम गुड भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ तो एक ही है। चलिए ऑफ यू टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। हम क्या दे करेंगे, काइंड तो अपने साथ टू लेता है, लेकिन चूंकि वो इस बनावट के साथ है तो काइंड या गुड के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, ऑफ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर आपको अगर प्रीपोजिशन पूछा जाए तो इनके साथ प्रीपोजिशन लगने वाला प्रीपोजिशन टू के जगह पर ऑफ होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर अगर ये नहीं है तो फिर हम इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात को आगे लेके चलते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो स्ट्रक्चर वाली बात खत्म, मतलब कि ये इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ अगर इस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इनके साथ ऑफ लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए थोड़ा उनको देखा जाए। देखिए कुछ पहले हिंदी लेके चलते हैं। वंचित, वंचित आप समझते हैं वंचित क्या होता है। अब वंचित के जो भी एडजेक्टिव्स होंगे, वंचित एक एडजेक्टिव शब्द है, ठीक है ना। अब इसके जो भी वर्ड होंगे जो वंचित को दिखलाएंगे उनके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब वंचित के लिए 4 वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेके चलते हैं। पहले हमें वर्ड मिलता है डिप्राइव्ड, वंचित। चलिए बेरेफ्ट, वंचित। केवल वॉइड, वंचित। ले लेते हैं डेस्टिट्यूट, वंचित। चलिए हमारे पास इतने वंचित के वर्ड्स हैं। एक और ले लेते हैं डिवॉइड, मतलब ये होता है वंचित। चलिए मतलब कि वो चीज नहीं है, वंचित का मतलब है ना कि माइनस। आप वंचित नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि चीज जो है ना वो माइनस में है, चीज मौजूद नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर हमें कहना है
अगर इस चीज को सेंटेंस के माध्यम से समझा जा सकता है, अगर हमें कहना है, एक छोटा सा मैं हिंदी ले रहा हूं, चलिए आप एक बहुत ही छोटा सा वाक्य देखते हैं, उसे बुद्धि नहीं है, मतलब कि उसमें बुद्धि माइनस है। आप हिंदी को जैसे लिखना आप ऐसे लिखिए, उसमें बुद्धि की कमी है। हम और इस चीज को ना हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो बुद्धि से वंचित है। बात कहने के लिए तरीके अलग अलग है, लेकिन सेंस एक ही है कि उस व्यक्ति में बुद्धि माइनस है, मतलब उस व्यक्ति में बुद्धि मौजूद नहीं है, और इसे हमें बनाना है, ठीक है ना। हम इस वाक्य को हम इस तरह के एडजेक्टिव से बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, उसे बुद्धि नहीं है, हम सिंपल ऐसे इसको लिख सकते हैं, ही इज डिवॉइड। चलिए मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, डिवॉइड, ठीक है ना, ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है वो कॉमन सेंस उसमें नहीं है, मतलब वो कॉमन सेंस से माइनस है। आप एक दूसरा वाक्य लीजिए, ठीक है ना, इसे और बेहतर समझने के लिए। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है ना, वो किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यानी कि कपड़ा उसके उसके पास माइनस में है। चलिए इसे हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको, अगर हमें इन्हीं वर्ड्स का अगर यूज करके बनाना है, हम क्या लिख सकते हैं, ही इज ब्रेफ्ट, ठीक है ना, इस बार मैंने ब्रेफ्ट का यूज किया। प्रीपोजिशन क्या लेता है, तो अपने साथ ऑफ लेता है, ये सब हमें ध्यान देना होगा। ही इज ब्रेफ्ट ऑफ क्लॉथ्स। अब हमें पता है कि क्लॉथ्स को पहना जाता है, तो अब यहाँ पर वियर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें टू वियर लिखना यहाँ पर अनावश्यक होगा, हमारे लिए टू वियर लिखना अनावश्यक होगा। पता है कि क्लॉथ्स का हम करते क्या है, पहनते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, डिप्राइव, ब्रेफ्ट, वॉइड, डेस्टिट्यूट और डिवॉइड, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, इन सभी पांचों वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, डिवॉइड ऑफ, यहां पर है ब्रेफ्ट ऑफ, और इस तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप इस वाक्य को देखें, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखता हूं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, द स्काई इज वॉइड ऑफ स्टार्स। इसका मतलब कि आसमान में बादल छाया हुआ है और स्टार्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। चलिए हम आगे लेके चलते हैं, देखिए अस्वस्थ के, अस्वस्थ, मैं अस्वस्थ हूं कि मेरा समय अच्छा आएगा, हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। अस्वस्थ के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, अस्वस्थ के जितने भी वर्ड्स हैं, अस्वस्थ आप समझते हैं कि अस्वस्थ क्या होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए, अस्वस्थ के लिए जो भी एडजेक्टिव्स होंगे उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बहुत पॉपुलर वर्ड में लेते हैं, अस्योर्ड अस्वस्थ, कॉन्फिडेंट अस्वस्थ, चलिए कुछ और ढंग का वर्ड लेते हैं, सैंग्विन आश्वस्त। देखिए ये सब आश्वस्त के वर्ड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, खासतौर पर कॉन्फिडेंट तो आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और बहुत सारे के सेटों में आपको कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, सैंग्विन, ये सब बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। कन्विंस्ड, आश्वस्त। चलिए तो आश्वस्त कहने के लिए हमारे पास चार अच्छे वर्ड है, ठीक है ना, जिसका मतलब आश्वस्त होता है। इनके साथ यदि प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। चलिए अब वाक्य से इनको समझा जाए, थोड़ा वाक्य देख लिया जाए, तो इनके यूजेस को बढ़िया से समझा जा सकता है।
चलिए वाक्य देखा जाए, मैं अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त हूँ। कोई व्यक्ति कह रहा है, ठीक है ना, मैं अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त हूँ। ये कैसे बनेगा? चलिए, अब हमारे पास 4 वर्ड है, हम 4 एडजेक्टिव में से किसी एडजेक्टिव को यहाँ हम रख सकते हैं। कॉन्फिडेंट चूंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो उसका यूज हम थोड़ा करके देखेंगे। एरर कैसे देता है? देखिए, आमतौर पर कॉन्फिडेंट के साथ ना कॉमन एरर कैसे देता है? कॉन्फिडेंट के साथ इस तरह का आपको कॉमन एरर मिलेगा, कॉन्फिडेंट टू डू। आप ऐसा समझिए, ये जो चीज है, डू का मतलब यहाँ कोई वर्ब ला सकता है, डू केवल मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है, ठीक है ना। इस तरह के कॉमन एरर आपको ज्यादा देखने होना क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ लगता क्या है? ऑफ। प्रीपोजिशन के बाद आप याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले जो वर्ब होते हैं ना, वो भी फॉर्म में होते हैं। तो हमारा ये प्रारूप होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट के साथ जो टू आता है वो गलत होता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है। चलिए, अब वाक्य कह रहा है कि मैं अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त हूं। इसे हमें कैसे बनाना है? क्या मैं लिख सकता हूं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई ब्राइट फ्यूचर। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई ब्राइट फ्यूचर। चलिए, या हम ऐसे भी एक सेंटेंस बना रहे हैं, देखिए तो, आई एम अस्योर्ड। चलिए, इस बार मैंने वर्ड चेंज कर दिया, आई एम अस्योर्ड ऑफ योर हेल्प। चलिए, कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि मुझे पता है, मैं आश्वस्त हूं कि तुम मुझे हेल्प करोगे, ठीक है ना, मैं तुम्हारे हेल्प के प्रति निश्चिंत हूं। चलिए, तो ये 4 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इनका अर्थ होता है आश्वस्त, निश्चित। आप इसको कई तरीकों से आप कह सकते हैं। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या होगा? सशंकित, पता नहीं कि क्या होगा। मैं आश्वस्त नहीं हूं, पता नहीं, रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम दिया गया है, जा रहा हूं रिजल्ट देखने, पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो मेरे अंदर में ना डर है, मैं चीजों के प्रति सशंकित हूं, मैं आश्वस्त नहीं हूं। अब इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स है, मतलब कह लीजिए कि इनका एंटो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट का एंटो, कॉन्फिडेंट का एंटो क्या होता है? कॉन्फिडेंट का एंटो होता है डिफिडेंट। ये टॉप क्लास का वर्ड है। देखिए, कॉन्फिडेंट का एंटो होता है डिफिडेंट, ये टॉप क्लास का वर्ड है। आप ऐसे समझिए, अगर आप डिफिडेंट है तो इसका मतलब है कि आप जो है ना आश्वस्त नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए हमारे पास और भी वर्ड है, जैसे कि एप्रीहेंसिव। ये बहुत ज्यादा यूज के वर्ड हैं। देखिए, हमारे पास चीजों की कमी नहीं है, लेकिन मैं एग्जामिनेशन को नजर में रख करके ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम लोगों को एग्जामिनेशन के दायरे से बाहर नहीं निकलना है, चीजों की कमी नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बस 2 ही वर्ड है इस बात को कहने के लिए, वर्ड तो ढेरों सारे हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं साई, ठीक है ना। ये सब का मतलब क्या है कि आप जो है ना आश्वस्त नहीं है, आप अस्वस्थ है। तो इसको मतलब हम समझ सकते हैं, अगर सरल भाषा में कहें तो सशंकित, है ना, भयभीत। आप इसको इस तरह से मान लीजिए, आप जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब आप आश्वस्त नहीं है। चलिए, डिफिडेंट, एप्रीहेंसिव और साई अच्छे वर्ड्स हैं। इनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन क्या हो गए? क्या चल रहा है? वीडियो चल रहा है एडजेक्टिव प्लस ऑफ का, ठीक है। तो हमें बार बार एक कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमें लगता है ना कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, हमें ना लगता है कि मतलब इमेंस परंपार टैलेंट है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है। कहीं भी जाता हूं एग्जाम्स देने तो लगता है कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मन में हजार तरह की सवालें हैं। हालांकि तैयारी की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैं अपने ऊपर आश्वस्त नहीं हूं कि मैं परीक्षा क्रैक कर सकता हूं। इसको हम कैसे बनाएंगे? अगर इस तरह के वाक्य बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए, डिफिडेंट का यूज करके बनाते हैं। क्या लिख सकता हूं? आई एम डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब हम इस सरल भाषा में क्या समझेंगे? नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। डिफिडेंट को सरल भाषा में क्या समझेंगे? नॉट कॉन्फिडेंट। चलिए, मतलब कि मैं डिफिडेंट हूं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं ऑफ माई टैलेंट, मुझे अपने प्रतिभा पर ना, है ना, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। आप ऐसे समझिए। चलिए, अब एग्जाम दिया गया है, पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, इसके प्रति मन में ना आशंका भरे रहते हैं, आशंका से भरा हुआ, पता नहीं कि क्या होने वाला है। कैसे लिख सकता हूं? दे आर, चलिए बना एक सेंटेंस देखा जाए, दे आर एप्रीहेंसिव, दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम का रिजल्ट क्या आने वाला है, इसके प्रति व्यक्ति क्या है? एप्रीहेंसिव है, मतलब उसके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्वस्त, ठीक है ना, और उसका एंटो सशंकित या भयभीत।
चलिए कुछ और हम लोग एडजेक्टिव को देखें जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और भी एडजेक्टिव्स हमारे पास है। देखिए अगर हमको कहना है डरा हुआ, इस बार कहना है डरा हुआ, मतलब मन के अंदर डर समा गया है, डरा हुआ, ठीक है ना। और भयभीत, ये दूसरा भयभीत है, वो दूसरा भयभीत था, ये दूसरा भयभीत है। उसका मतलब क्या था जो अभी हुआ है, उसका मतलब क्या था कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं कि क्या होने वाला है, मन में आशंकाएं हैं। इसका मतलब है कि डरा हुआ, ठीक ना। अब डरा हुआ के लिए हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब वैसे एडजेक्टिव्स में कॉमन एडजेक्टिव्स हैं आफ्रेड, डरा हुआ, फ्राइटेंड, डरा हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, स्केयर्ड, डरा हुआ, नर्वस, डरा हुआ। चलिए ये चार जो है ना, ये अच्छे वर्ड्स हैं जो कि डरने की स्थिति को दिखलाते हैं। वर्ड्स और भी हैं, मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में चीजों की कमी नहीं है। अगर आप एक अच्छा थिसॉरस देखेंगे तो इसके और भी सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये कॉमन वर्ड्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि क्या तुम अंधकार से डरते हो। चलिए कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है क्या क्या तुम अंधकार से डरते हो। चलिए और इसको हमें वाक्य के तौर पर बनाना, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तातीते नहीं देखना है, हमें टेंस का ये रूप नहीं देखना है, बल्कि हमारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि इस वाक्य को बनाना है एडजेक्टिव के रूप में। तो वो बी का फॉर्म बाहर निकलेगा ना, आर यू, चलिए स्केयर्ड ऑफ द डार्क। चलिए हम क्या देख रहे हैं कि स्केयर एक एडजेक्टिव है जिसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए अब एक हम दूसरा वाक्य लेते हैं। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चिल्ड्रेन आर आफ्रेड ऑफ स्नेक्स, जो बच्चे होते हैं वो स्नेक्स से डरे रहते हैं। तो ये डरा होना के लिए हमारे पास चार ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हमें लिखना है परिचित। देखिए परिचित, चलिए परिचित या सजग, मतलब आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, आप परिचित हैं किसी चीज से या आप किसी चीज के प्रति सजग हैं। अब इसके जो भी वर्ड्स हैं वो सभी के सभी प्रीपोजिशन ऑफ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स है, जैसे कि अवेयर, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं वेरी, जैसे कि इन्फॉर्म्ड, जैसे कि अप्राइज्ड। चलिए ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये सभी परिचित और सजग की अंग्रेजी है, मतलब आप उसको जानते हैं, आप समझ रहे हैं कि चीज क्या है, कहाँ क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है, अवेयर, वेरी, इन्फॉर्म्ड, अप्राइज्ड। इनके साथ यदि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, कोई व्यक्ति कह रहा है, चलिए एक छोटा सा वाक्य देखा जाए, मैं बात से वाकिफ हूं, मतलब मैं जानता हूं कि क्या बात हुआ है, ठीक है ना, मैं जानता हूं कि क्या बात हुआ है। वाकिफ के लिए दो अच्छे वर्ड्स हैं, अप्राइज्ड और इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना। आप ये जानते हैं, कहीं से आपको सूचना मिली है उस बात के बारे में। चलिए मैं बात से वाकिफ हूं, अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई एम अप्राइज्ड ऑफ द मैटर, आई एम अप्राइज्ड ऑफ द मैटर, मैं बात से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं कि चीज क्या घटित हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है ना। हम और कुछ वाक्यों को देखते हैं इनको बेहतर समझने के लिए।
चलिए क्या कहा गया है, हमें संभावित खतरों से सजग रहना चाहिए, वो खतरे जो कि घटित हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसे हम अब वाक्य के तौर पर देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। शुड बी वी शुड बी, चलिए वेरी ऑफ, वेरी का प्रयोग कर रहे हैं, वेरी ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स। ठीक है ना, पोटेंशियल का मतलब जो भविष्य में कभी भी हो सकते हैं, पोटेंशियल खतरा के लिए वर्ड हमारे पास है डेंजर्स। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसका अपोजिट देख लेते हैं, बेखबर। आप ऐसे समझिए, बेखबर मतलब पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, बेसुध, वो बेसुध पड़ा था, पता नहीं चल रहा था कि आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर इसके भी जो वर्ड्स हैं वो भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, वो ठीक इसके अपोजिट होंगे, उसके ठीक अपोजिट होंगे। अगर हमें कहना है बेखबर, हिंदी में कहना है बेखबर, हमें कहना है अनजान मतलब पता ही नहीं कि चीज क्या हो रहा है, हमें कहना है बेसुध, बेसुध का मतलब आप समझते हैं बेसुध का मतलब क्या होता है। तो चलिए ये इनके जो एडजेक्टिव्स होंगे, इनके जो वर्ड्स होंगे, इनके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जो ज्यादा कॉमन वर्ड्स है, जो ज्यादा इन बातों को कहने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन कौन है, चलिए वर्ड्स देखते हैं। तो हमारे पास पहला वर्ड है ऑब्लिवियस। हाँ, ऑब्लिवियस के बारे में ये बता दूं कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू भी लेता है और ऑफ भी लेता है, मतलब ये दोनों प्रीपोजिशन लेने वाला ये वर्ड है ऑब्लिवियस। चलिए हम आगे चलते हैं, इग्नोरेंट मतलब व्यक्ति उससे अनजान है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये जो दो वर्ड्स है ना जो कि बताता है कि आप चीजों के प्रति बेखबर हैं। चलिए अवेयर का अपोजिट क्या हम ले सकते हैं, अनअवेयर। वर्ड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों जो एडजेक्टिव्स होंगे अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेने वाले हैं, ऑफ। एक सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण देखा जाए, चलिए ही ड्रॉप ऑफ ऑब्लिवियस ऑफ द डैमेज ही हैड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी चला दिया, गाड़ी चलाने के दौरान वो क्या नुकसान किया वो भी खबर था, गाड़ी चलाने में मस्त था एकदम, ठीक है ना, गाड़ी अपने धुन में चला रहा था और क्या उसने नुकसान कर दिया था, गाड़ी के नीचे क्या दब टूट गए थे, कौन सा जानवर मारा गया था, इससे वो एकदम बेखबर था, ठीक है ना। ही ड्रॉप ऑफ ऑब्लिवियस ऑफ द डैमेज, वो डैमेज के प्रति क्या था, अनजान था, बेखबर था, बेसुध था। ही हैड कॉज्ड, जो उस डैमेज को उसने किया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, थोड़ा उनको भी देखा जाए। चलिए तो ये हमारे पास ऐसे कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए वर्दी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा और भी कुछ वर्ड्स को देखा जाए।
तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे कॉमन एडजेक्टिव्स है जिसके साथ हम आमतौर पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा इसके हिंदी को समझा जाए। तो एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, एक्विटेड का मतलब होता है कि अगर आप एक्विटेड है तो आप बरी हैं, ठीक है ना, बरी किया हुआ। चलिए कन्विक्टेड का मतलब दोषी ठहराया हुआ, तो दोषी। गिल्टी का भी अर्थ हो जाएगा दोषी। हिडलेस का मतलब बेखबर। इरेस्पेक्टिव और रिगार्डलेस का मतलब होता है, इससे सेंटेंस से बेहतर समझा जाएगा, सेंटेंस का इंतजार कीजिए। लैविश का मतलब होता है खर्चीला। नेग्लिजेंट का अर्थ होता है लापरवाह। और वर्दी का अर्थ होता है योग्य। तो ये जो है कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा वाक्य से है ना, सेंटेंसेस के माध्यम से इसको समझा जाए। चलिए पहले हम वर्दी को उठाते हैं, नीचे से चलते हैं। चलिए इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इज वर्दी ऑफ आवर प्रेस। इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि वह हमारे प्रशंसा का योग्य है, ठीक है ना, वह हमारे प्रशंसा के योग्य है। चलिए चलिए क्या कहा गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर स्टेटस। यानी कि इसका मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब क्या होता है ना, कि वो चीज मायने नहीं रखता है। इसका मतलब है कि आपका स्टेटस चाहे जो हो, इसका मतलब ये है कि आपका स्टेटस चाहे जो हो, आपका स्टेटस मायने नहीं रखता है। सभी व्यक्ति को हार्ड लेबर करना चाहिए, ठीक है ना, आपका स्टेटस क्या है इसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। अब जैसे कि आप इस एक और भी एग्जांपल को देखिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ को समझने के लिए ये बहुत ही बढ़िया एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये बहुत ही बढ़िया एडजेक्टिव है। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मैं और उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। चलिए अब आप इस वाक्य को देखिए, क्या कर रहा है, आप इस बल्ब को चाहे जितना जला ले, ठीक है ना। वाक्य तो इस तरह से है कि ये जल्दी बनेगा नहीं, लेकिन ये आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, है ना। हिंदी के जो वाक्य से ना डरना नहीं चाहिए, उसका मेन सेंस निकालना चाहिए और उसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। करे क्या, आप इस बल्ब को चाहे जितना जला ले, 2 घंटा जलाए, 20 घंटा जलाए, 24 घंटा जलाए, आप चाहे जितना जलाना है जला लीजिए, दिन भर जलाइए, रोज जलाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलेगा तो 1 साल चलेगा। यानी कि इसका मतलब है कि जलाना इसका मायने नहीं रखता है कि आप 2 घंटा जलाते हैं कि 24 घंटे जलाते हैं, ये चलेगा तो 1 साल ही चलेगा। इसी तरह से यहां बताया गया है कि आपकी चाहे स्टेटस चाहे जो कुछ भी हो, जो कोई भी आपका स्टेटस हो, आप गरीब हो, अमीर हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, राजा हो, रंक हो, आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको तो मेहनत करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य है। अब चलिए, आप इस बल्ब को चाहे जितना जलाना है जला लीजिए, चलेगा तो 1 साल ही चलेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ, अगर इसे हमें बनाना है तो कैसे लिखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज, इट्स यूज, इट्स बल्ब के लिए है, ठीक है ना। यह बल्ब क्या क्या करें, आप इस बल्ब को चाहे जितना जला ले, यह 1 साल चलेगा। दिस बल्ब विल लास्ट, लास्ट मतलब चलना या टिकना, दिस बल्ब विल लास्ट 1 ईयर। चलिए, तो इरेस्पेक्टिव या रिगार्डलेस दोनों का यूज हम ऐसे करते हैं। रिगार्डलेस का यूज कम होता है, इरेस्पेक्टिव का यूज ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए
तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स है जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। चलिए, ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, इसका हिंदी क्या हुआ कि वो हत्या का दोषी है। ठीक है ना, गिल्टी ऑफ का मतलब होता है दोषी। कुछ और लेते हैं। चलिए, आप इस वाक्य को देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। ही इज कन्विक्टेड ऑफ फॉर्डर स्कैम। फॉर्डर का मतलब चारा और स्कैम का मतलब घोटाला। ठीक है ना, चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम का हिंदी हो जाएगा चारा घोटाला। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो चारा घोटाला का आरोपी है, दोषी है। कोर्ट ने साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति ने चारा घोटाला किया है, तो ही इज कन्विक्टेड ऑफ फॉर्डर स्कैम, वो चारा घोटाला का दोषी। चलिए, कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। चलिए, आप इस वाक्य को देखिए। द सुपर पावर्स आर हिडलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का दौर जारी है, लेकिन जो महाशक्तियां हैं इसके प्रति क्या है, असावधान है। वो दुनिया की बातों को सुन नहीं रही है वो, ठीक है ना। तो ये है हिडलेस ऑफ। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बच्चों ये हमारा रहा एडजेक्टिव प्लस ऑफ का बात। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम एट लगाते हैं। ये ऑफ वाली बात खत्म हो गई। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स की बात कर लिए हैं जो कि अपने साथ ऑफ लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बात शुरू होगा वो होगा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उनका एक बहुत ही बड़ा चार्ट नहीं है, उनका एक एक संक्षिप्त, एक लिमिटेड नंबर में ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे प्रीपोजिशन सॉरी कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक तो पहले समझिए कि हमारे प्रतिक्रिया संबंधी, प्रतिक्रिया, आप कोई चीज का रिएक्शन देते हैं तो हमारे पास कुछ रिएक्शन से संबंधित एडजेक्टिव्स, हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सपोज कीजिए कि कोई चीज बहुत ही खराब था, देख करके हम डर गए, ऐसा है, तो इसका मतलब है हम क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, अघास्त हो गए, ठीक है ना, अपाल्ड हो गए। ये सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेंगे। यानी कि देखिए, दंग, आप ऐसा समझिए, दंग, हौचक्का, आप इस तरह से समझिए, दंग, हौचक्का, आश्चर्यचकित, पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो सभी के सभी प्रीपोजिशन क्या लेंगे, एट लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ गलत मामलों में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। एघास्ट, अपाल्ड, ठीक है ना, सॉक्ड, ठीक है ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं डिसगस्टेड, और हम लिख सकते हैं इंडिग्नेंट, और हम लिख सकते हैं इंडिग्नेंट। ये वैसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि यूज में आते हैं। वर्ड की तो कमी नहीं है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, वर्ड की कमी नहीं है। अघास्ट, अपाल्ड, शॉक्ड, डिसगस्टेड, इंडिग्नेंट, इनका मतलब क्या होता है कि आप भौचक्का हैं, आप दंग हैं, ठीक है ना, उसके खराबी को देख करके, किसी चीज के खराबी को देख करके। ठीक है ना, जैसे कि अगर अगर हमें कहना है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन वो एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मैथ में पीजी कर लिया, मैथ में पीएचडी कर लिया, और एक उसको जोड़ घटा गुना भाग जैसा चीज नहीं आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना है तो आई एम अघास्ट एट हिज नॉलेज।
यानी कि उसके ज्ञान है ना, नॉलेज ऑफ मैथ, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथ, मतलब उसको एलिमेंट्री मैथ भी पता नहीं है और डिग्री तो वो उसने पीएचडी कर लिया है। आप ऐसा समझिए। तो कहने का मतलब एलिमेंट्री मैथ्स के जो नॉलेज है उस नॉलेज को लेकर के आप क्या है, आप आघास टाइट हैं, आप आघास टाइट हैं, आप दंग रह गए, आप भौचक्का रह गए हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आघास और अपाल्ट के साथ एट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बार बार परीक्षाओं में, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए कुछ और भी एग्जांपल से देखते हैं। चलिए, न्यूज इतना इतना टेरिबल न्यूज था, इतना भयावह न्यूज था कि न्यूज को सुनते ही हम लोग तो शॉक्ड रह गए, है ना, ठगे से रह गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अघास्ट, अपार्ड, शॉक्ड, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। एट लेने वाले कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं या आप किसी चीज में खराब है, कोई काम करने में आप अच्छे हैं अथवा कोई काम करने में आप खराब हैं, ठीक है ना, कोई काम आपसे हो पाता है या कोई काम आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है ना, अब इससे जुड़े हुए जितने भी एडजेक्टिव होंगे ये सभी के सभी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर लेंगे। चलिए कुछ देखा जाए पॉजिटिव सेंस में। आप किसी चीज में अच्छे हैं, इसके लिए क्या हमारे पास वर्ड है, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, गुड, ग्रेट, ब्रिलियंट। देखिए ये सबका मतलब है कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं, आप उस काम को कर पाते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा, एट होगा। पहले समझा जाए, ठीक है ना, एडेप्ट एट, प्रोफिशिएंट एट, गुड एट, ग्रेट एट, ब्रिलियंट एट, और भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कहा जाए ही इज गुड और कहा जाए इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो इंग्लिश में अच्छा। चलिए अब मैं, देखिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग हिंदी के अकॉर्डिंग चलता है। मैं, हमारे दिमाग में कि मैं का अंग्रेजी तो इन होता है, यहाँ इन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ इन नहीं होगा। अगर यहाँ इन कर देते हैं तो अब हम गलत हैं। थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं, अगर हम यहाँ इन कर देते हैं तो हम 100% गलत हैं। यहाँ तो इन होने वाला है नहीं। आप किसी चीज में अच्छे हैं अथवा आप किसी चीज में खराब हैं, इसके साथ लगने वाला जो प्रीपोजिशन होना चाहिए वो एट होना चाहिए। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज ब्रिलियंट, ठीक है ना, और है कैलकुलेशन, गणना करने में बहुत माहिर है, तुरंत गणना कर लेता है। ही इज ब्रिलियंट कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही इज ब्रिलियंट एट कैलकुलेशन। चलिए तो ये पॉजिटिव सेंस वाली बात है। एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, गुड, ग्रेट, ब्रिलियंट, इन सबका मतलब होता है दक्ष, निपुण, ठीक है ना। आप किसी चीज में निपुण है, दक्ष है, कुशल है, तो इनके जो नॉर्मल हिंदी होंगे वो हमारा हिंदी ये निकल कर आएगा। चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं कि अगर आप दक्ष नहीं हैं, आप अदक्ष हैं, आप ऐसा समझिए, आपको वो चीज आता ही नहीं है, आप खराब हैं, एक तरह से खराब, कमजोर, आप ऐसे समझ लें, कोई काम करने में, शरीर से नहीं, ठीक है ना, आप खराब हैं, कमजोर हैं, अदक्ष हैं कोई काम करने में, तो इससे रिलेटेड जो भी एडजेक्टिव्स होंगे उनके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, होपलेस, टेरिबल, बैड, ठीक है ना, सॉरी, बैड, यूजलेस, ठीक है ना, ये सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेंगे, एट लेंगे। देखिए आप कोई काम करने में बहुत ही खराब हैं, ठीक है ना, आप पुअर हैं उसमें, तो होपलेस, टेरिबल, बैड, खासतौर पर होपलेस और टेरिबल आपको और बैड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं सी इज बैड और एक्सप्रेसिंग हर आइडियाज, वो अपने विचारों को कहने में बुरी है, मतलब कि अपने विचारों को नहीं कह पाती है। किसी महिला के बारे में कहा गया है सी इज बैड एक्सप्रेसिंग हर आइडियाज। अब हिंदी में तो मैं निकल रहा है कि वो अपने विचारों को कहने में खराब है, हिंदी में तो मैं निकल रहा है। बहुत सारी किताबों में देखिए बैड के साथ इन, थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारी किताबों में देखिएगा बैड के साथ इन, जबकि होना चाहिए बैड के साथ एट। इसी तरह से एक और वाक्य देखा जाए, हम किसी के लिए कह सकते हैं सी इज टेरिबल, है ना, टेरिबल एट कुकिंग। एक हम ऐसी बात कह सकते हैं
ही इज टेरिबल एट कुकिंग, इसका मतलब है कि खाना बनाने में वो काफी कमजोर है, उसे खाना बनाने नहीं आता है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहा। हम लोगों ने इस सेशन में दो तरह का प्रीपोजिशन का स्टडी किया। एक तो कुछ एडजेक्टिव जो कि अपने साथ ऑफ लेते हैं उनका चर्चा चला, फिर ये लास्ट में एक थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा हुआ कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। तो आज वीडियो 2 में बात इतना ही। आप इस वीडियो से जुड़े रहें, आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।